दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर आपके बीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले बीएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और उसे एक्सप्लेन करता चलूँगा। वीडियो बाईलिंगुअल है यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ताकि आप आसानी से अपने नोट्स को तैयार कर सकें। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एक्टिनोमाइसिटीज़। तो यदि आप सभी ने बैक्टीरिया पढ़ा होगा, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा द फिलामेंटस बैक्टीरिया आर नोन एज एक्टिनोमाइसिटीज़, दीज आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर ऑफ देयर सेल। तो जितने भी तंतुवत यानी कि फिलामेंटस जीवाणु होते हैं उन्हें हम एक्टिनोमाइसिटीज़ कहते हैं और ये सभी प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया हो वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल होता है, आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बस यही जानना है कि जितने भी एक्टिनोमाइसिटीज़ बैक्टीरिया होते हैं वे सभी फिलामेंटस होते हैं। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लाइम लेयर, यानी कि स्लाइम परत क्या है। तो यदि आप सभी ने बैक्टीरिया के आउटर लेयर यानी कि सेल वॉल के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा व्हेन द ग्लाइकोकैलिक्स डज नॉट फॉर्म ए persistent लेयर बट इज प्रेजेंट मोर diffusely फॉर्म ए लूज मास अराउंड द बैक्टीरियल सेल, इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। कहने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया का आउटर लेयर है यानी कि जो सेल वॉल है उस पर ग्लाइकोकैलिक्स की दृढ़ परत नहीं बनती है बल्कि जीवाणु कोशिका के चारों ओर विस्तृत रूप से पाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्लाइम परत। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो स्लाइम लेयर होती है ये थिन होती है, लूजली अटैच होती है, वाटर सॉल्युबल होता है और इसका काम होता है कहीं भी चिपकने के लिए। इसके साथ साथ ये प्रोटेक्शन का काम करता है और यह जो न्यूट्रिशन है उसको पकड़ने में भी सहायता करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर फंक्शन ऑफ सेक्स पिली। तो आपसे पूछा हुआ है कि सेक्स पिली का कार्य क्या होता है। तो आप सभी ने बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, तो रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया में 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन का तरीका है कंजुगेशन, कंजुगेशन के समय ये जो सेक्स पिली होते हैं वो सहायता करते हैं। सेक्स पिली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। तो कंजुगेशन के समय ये जो सेक्स पिली होते हैं फॉर्मेशन करते हैं कंजुगेशन ट्यूब का, जिसके थ्रू जो प्लाज्मिड होते हैं यानी कि जो सेक्स प्लाज्मिड होते हैं जिसे हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी कहते हैं, वह एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया से एफ निगेटिव बैक्टीरिया में जाता है। तो यदि आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जाना है तो मैंने बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन पे ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आपको बताना है कि जीवाणुओं में प्रजनन का सबसे सामान्य विधि कौन सा है और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है बाइनरी फिशन यानी कि द्विखंडन। तो बैक्टीरिया में सबसे अधिक और मोस्ट कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इन बाइनरी फिशन द पेरेंट सेल फर्स्ट enlarge and then its cell wall and plasma membrane begin to grow inward in the middle region and parent cell divide into two equal size। तो अगर आपने बाइनरी फिशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जीवाणुओं में द्विखंडन का जो सबसे सामान्य विधि होता है ये यही होता है। द्विखंडन में जो मातृ कोशिका होती है सर्वप्रथम लंबी होती है और उसके पश्चात मध्य भाग में इसकी जो कोशिका भित्ति होती है और प्लाज्मा कला होती है वो अंदर की ओर वृद्धि करती है और अंत में जो मातृ कोशिका होती है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है और नए बैक्टीरिया का निर्माण करती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स, यानी कि विषाणु और वायरॉइड्स में क्या अंतर है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यदि हम बात करें वायरस और वायरॉइड्स के बीच डिफरेंस की, वायरस आरएनए इज इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड वाइल द वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोड। तो जो वायरस होते हैं, वायरस में जो आरएनए होते हैं वो प्रोटीन कोट के द्वारा घिरे होते हैं, जबकि वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। वहीं दूसरे डिफरेंस की बात करें, वायरॉइड्स आरएनए इज ऑफ स्मॉल consisting of 246 to 375 nucleotide, whereas virus RNA consist of 4 to 20 kb। तो जो वायरॉइड्स के आरएनए होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, लगभग ये 246 से लेके 375 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, जबकि जो वायरस होते हैं इनके आरएनए बहुत बड़े होते हैं, जिसकी साइज़ लगभग 4 से 20 किलोबाइट्स की होती है। वही थर्ड डिफरेंस है, वायरॉइड्स आरएनए कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूलर स्पीसीज ओनली वाइल वायरस आरएनए एग्जिस्ट एज मोर देन वन मॉलिक्यूलर स्पीसीज विद इन द सेम कैप्सिड। तो जो वायरॉइड्स के आरएनए होते हैं वो केवल एक आणविक स्पीसीज का बना होता है, जबकि विषाणु आरएनए में एक ही कैप्सिड में एक से अधिक आणविक स्पीसीज पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस था वायरस और वायरॉइड्स के बीच। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इंडक्शन, यानी कि प्रेरण क्या है। द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेट फेज इनटू द वायलेंट फेज इज नोन एज इंडक्शन। तो किसी भी जीवाणु भोजी का जो टेम्परेट अवस्था होता है, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, जब वो नॉर्मल कंडीशन में पड़े रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेम्परेट फेज। तो किसी भी जीवाणु का जो टेम्परेट फेज है, यानी कि जो नॉर्मल अवस्था है जिसमें वो इन्फेक्शन नहीं कर रहे हैं, उसे जब वायलेंट फेज में बदला जाता है तो उसे कहते हैं इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज एन ओन्को वायरस। तो आपको बताना है कि ओन्को वायरस क्या होते हैं। द वायरस विच इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन एनिमल नोन एज ओन्को वायरस, यानी कि जो वायरस जंतुओं में ट्यूमर के निर्माण को प्रेरित करते हैं उनको हम कहते हैं ओन्को वायरस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि अफ्रीकी निद्रा रोग का कारक किस जीव के कारण होता है। तो आपको बता दें कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। ट्रिपैनोसोमा रोडेसेंस इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि अफ्रीकी निद्रा रोग का कारक है ट्रिपैनोसोमा रोडेसेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच एनिमल इज कॉमनली नोन एज लंग फ्लूक, यानी कि कौन सा जीव फेफड़े का फ्लूक नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें, पैरागोनियम वेस्टमनी इज कॉमनली नोन एज लंग फ्लूक, यानी कि पैरागोनियम वेस्टमनी को फेफड़े का फ्लूक नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज एलिफेंटेसिस, यानी कि हाथी पाँव जिसे हम फिलपाँव कहते हैं, ये क्या है। तो आपको बता दें, एलिफेंटेसिस इज ए लिम्फेटिक डिजीज विच इज कॉज बाय वाउचेरिया बेनक्राफ्टी, यानी कि हाथी पाँव या फिलपाँव एक प्रकार का लसिका रोग होता है जो कि वाउचेरिया बेनक्राफ्टी नामक जीव से उत्पन्न होता है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच एनिमल इज कॉमनली नोन एज इंटेस्टाइनल फ्लूक, यानी कि कौन से जीव को आंतरी फ्लूक के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें, फेसिलियोप्सिस बस्की इज कॉमनली नोन एज इंटेस्टाइनल फ्लूक। तो फेसिलियोप्सिस बस्की नामक जीव को आंतरी फ्लूक के नाम से जाना जाता है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच एनिमल इज नोन एज गुनिया वॉर्म। आपको बताना है कि कौन सा जीव गुनिया कृमि के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें, ड्रैकुनकुल्स मेडिनेंसिस नामक जीव को गुनिया वार्म के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 इन्फेक्शियस डिजीज से जुड़ा हुआ था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।